राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन के सियासी इफेक्ट। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। देश के कई राज्यों में जिस तरह से नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिल रहा है, कहीं नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिल रहा है तो कहीं बीच बीच में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर माहौल गर्म देखा गया है। ताज़ा मामला कर्नाटक का है, जहां पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और मंजूर भी कर लिया राज्यपाल ने। येदियुरप्पा के इस्तीफे के साथ उनके उत्तराधिकारी के नाम का आखिर कौन होगा, इसका भी सरगर्मी से इस पर चर्चा चल रही है। एक दो दिन में वो भी फाइनल हो जाएगा। इससे पहले हमने देखा था कि उत्तराखंड में किस तरह से स्थिति रही कि बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस में भी जिस तरह से पंजाब में जो कुछ चला या फिर राजस्थान में जो कुछ स्थिति है, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। ऐसे में वो तमाम सारे राज्य जहां पर इस तरह की स्थिति बन रही है, ये भी कहा जाता रहा है कि कांग्रेस में ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन जिस तरह से केडर वेस पार्टी है बीजेपी, उसमें भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और यही है कि तमाम तरह के सवाल अब इस पर खड़े हो रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। देश की सियासत में इन दिनों उथल पुथल का माहौल है। मिसाल के तौर पर सबसे लेटेस्ट मामला कर्नाटक का है, जहां बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे से वहां की सियासत में एक बार फिर उबाल आ गया है। सवाल येदियुरप्पा के इस्तीफे के साथ उनके उत्तराधिकारी के नाम का है कि आखिर कौन होगा कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री। जैसा कि सब जानते हैं कि येदियुरप्पा कर्नाटक की राजनीति के बड़े नेता हैं। उन्हें लिंगायत समुदाय का भी समर्थन प्राप्त है। ऐसे में उनकी जगह कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है, लेकिन इसका फैसला भी जल्द हो जाएगा। सवाल यही है कि आखिर बीजेपी के अंदर खाने आखिर पक क्या रहा है। कर्नाटक ही नहीं, उत्तराखंड में भी कमोवेश यही हालत बने, जहां एक ही कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री वहां की जनता नहीं देखे। त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने सहयोगियों की नाराजगी से सीएम पद से दूर किए गए। उसके बाद तीरथ सिंह रावत को कमान सौंपी गई, तो वो भी चंद महीनों में रुखसत हो गए। और अब जबकि 2022 के चुनाव करीब है, तो पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंपी गई है। गौरतलब है, अक्सर कांग्रेस पर ही गुटबाजी का इल्जाम लगता आया है, लेकिन जिस तरह बीजेपी शासित राज्यों में चीजें बदल रही हैं, हैरत की बात है। उत्तर प्रदेश को ही ले लें, सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली तलब किए जाते हैं, फिर संगठन के दिग्गजों का यूपी में जमावड़ा लगता है और फिर कह दिया जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी कम अंतर्द्वंद से नहीं जूझ रही। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का मनभेद जग जाहिर है, तो पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच की अनबन सबने देखी। कुल जमा देखा जाए तो क्षेत्रीय पार्टियां जहां अपने आप को मजबूत करने तरह तरह के जतन कर रही हैं, वहीं बीजेपी और कांग्रेस जैसी देश की सबसे बड़ी पार्टियों के भीतर खाने घमासान जारी है। 2022 में 5 राज्यों में फिर चुनाव होना है। ऐसे में सियासत का क्या सूरत हाल होगा, देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो राज्यों में नेतृत्व पर परिवर्तन के सियासी इफेक्ट क्या हैं, आखिर क्यों इस तरह नेतृत्व परिवर्तन किया जा रहा है। कर्नाटक का मामला है, 2 साल ही हुए थे सरकार बने, येदियुरप्पा को बदल दिया गया। उत्तराखंड में तीसरा मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लेकर भी जिस तरह से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तमाम सारी बैठकें हुई, चर्चा हुई, और ये भी कहा जाने लगा उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन को, लेकिन फिर बाद में ये कहा गया सब कुछ ठीक ठाक है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे, फिर आज के इस मुद्दे को हम आगे ले जाएंगे कि आखिर क्या इफ़ेक्ट, क्या मायने इसके निकाले जाएं, क्यों बहुत जल्दी सीएम बदलना पड़ रहा है। सीधे पैनल के साथ में आते हैं और मेहमानों का परिचय कराते हैं, उसके बाद हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे।
हमारे साथ जुड़ चुके हैं बृजगोपाल लोहिया जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। लोहिया जी, स्वागत करूंगा आपका। और अभी लोहिया जी ही जुड़े हैं तो बात लोहिया जी से ही शुरू करते हैं। लोहिया जी, जिस तरह से कर्नाटक में हुआ, उत्तराखंड में भी हमने देखा, यूपी में तमाम सारी चर्चा रही है। अभी कांग्रेस पर ही ये सवाल खड़े होते थे, क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और कहीं ना कहीं संगठन सबसे बड़ी ताकत बीजेपी की है। लेकिन आखिर क्या ऐसी स्थिति है कि बहुत जल्द सीएम बदलना पड़ रहे हैं? ये जमावट है या कोई अंतर्द्वंद है? ये देखिए राजेश जी, अंतर्द्वंद नहीं जी, अंतर्द्वंद इसलिए नहीं है कि अंतर्द्वंद में इस्तीफे नहीं हुआ करते, अंतर्द्वंद में हटाए जाते हैं। जहां तक आप बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, उत्तराखंड में आपको मालूम है कि एक संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो गई कि वहां 6 माह में मुख्यमंत्री को निर्वाचित होकर विधायक बनना था, परंतु इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वहां चुनाव होने की कोई संभावना कोविड के कारण नहीं दिखाई दे रही, तो इसलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, तो नेतृत्व को परिवर्तन किया गया। दूसरी बात, जहां तक सवाल है येदियुरप्पा जी का, तो येदियुरप्पा जी के मामले में सीधी सी बात है कि येदियुरप्पा जी ने अभी पिछले 15 दिन पहले ही आकर दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी से स्वयं ये आग्रह किया कि स्वास्थ्य कारणों के कारण मैं इस पद को संभालने में असमर्थ हूं, इसलिए मेरे स्थान पर किसी और को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए। और इसी कारण वहां ये स्थिति आई और उस स्थिति में कहीं भी कोई भी किसी तरह का कोई पेच नहीं है। वो उनका उम्र है, उनके स्वास्थ्य के कारण है और नहीं है कि उनको हटाया जा रहा है, हटाया नहीं जा रहा है। उनके ही घर पर ही बैठकों का दौर जारी है कि भारतीय जनता पार्टी की कमान कर्नाटक में पार्टी किसे देगी। उन्होंने जो पार्टी की पिछले 30-40 वर्षों तक सेवा की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 4 बार मुख्यमंत्री बनना कोई आसान बात नहीं है राजेश जी। और दक्षिण भारत में जहां ये माना जाता था कि वहां भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत की तुलना में कमजोर है, परंतु इसके बाद भी उन्होंने बखूबी कर्नाटक में अच्छी सरकार चलाई, 4 बार हमें लोकप्रिय सरकार बनाने का अवसर दिया। और उसके साथ सबसे खास बात यह कि संपूर्ण दक्षिण भारत में, चाहे वो तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। और इसके लिए ये कहा जाए शब्द ठीक नहीं है। नहीं तो मैं चलिए लोहिया जी, जो बात आप कह रहे हैं मैं उसी को बात को आगे बढ़ा देता हूं। जिस तरह से आपने कहा कि वो 1 महीने पहले तकरीबन उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की थी और तभी से ये चर्चा थी वो किसी समय इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि वो स्वास्थ्य कारणों से, लेकिन आज ही जिस तरह का उनका बयान आया है, 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है उसमें। एक, उन्होंने कहा कि वो हमेशा हर अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहते हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि वो पार्टी की मजबूती के लिए लगातार काम करते रहेंगे, लगातार मेहनत करते रहेंगे। ये बात वो कह रहे हैं। तो क्या उनको बुला के कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी कि उनको बुला के समझाया गया कि नहीं भाई, हमें अभी आपको बदलना है, आप इस तरह से इस्तीफा दीजिए और फिर आपका हम उपयोग फलाने में करेंगे? अगर स्वास्थ्य कारण होते तो फिर ये चीजें कहने की क्या आवश्यकता थी लोहिया जी? नहीं, देखिए उन्होंने कहा है और सीधा मतलब है कि आगे भी पार्टी को जहां उनकी जरूरत होगी वो उपलब्ध है और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ पार्टी के बेहतरी के लिए काम करेंगे। और दूसरी बात ये भी है, आप भी समझते हैं इस बात को, जिस नेता ने बहुत लंबे समय तक किसी राज्य का नेतृत्व किया हो वो कितना भावनात्मक रूप से उससे जुड़ा होता है। ये वो समय था जब भावुक होना स्वाभाविक बात है, परंतु जहां तक किसी दबाव का सवाल है तो नहीं है। हमारे सबसे अग्रिम पंक्ति के जो नेता हैं उनमें BS येदियुरप्पा जी का नाम आता है, तो उन पर दबाव बनाने की या उन्हें हटाने की ये जो बातें हैं, इन बातों में बहुत दम नहीं है। हाँ, परंतु ये निश्चित है कि वो अभिनंदन के पात्र हैं कि उन्होंने नई पीढ़ी के लिए स्पेस दिया है। और ये जो स्पेस देने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसमें पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को मौका दे रही है, पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को अवसर दे रही है कि नई नेतृत्व का विकास होना चाहिए। परंतु भारतीय जनता पार्टी चूंकि विचार आधारित राजनीतिक दल है, हम व्यक्ति आधारित राजनीतिक दल नहीं है, न परिवार आधारित राजनीतिक दल है, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। नहीं तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है पंजाब में, क्या हुआ, एक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति में कांग्रेस के परिवार को पसीना आ गया।
राजस्थान में क्या हो रहा है, वहां के उप मुख्यमंत्री पर मुख्यमंत्री ने राजद्रोह का केस दर्ज करवा दिया। ये परिस्थितियां हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता कितना भी बड़ा हो, परंतु एक कार्यकर्ता की भांति वो पार्टी के अनुशासन का पालन करता है, पार्टी की बेहतरी के लिए काम करता है। और अभी भी आप सब देख रहे हैं कि पूरे देश में जो राजनीतिक दृश्य, आप मुझे कोई पार्टी का नाम बता दीजिए जहां प्रदेश के अध्यक्ष को भी बदलने में कोई पार्टी सक्षम है, नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी एक दल है। और हमने तो तय किया है कि नए लोगों के लिए स्पेस बनता रहेगा, नया नेतृत्व आता रहेगा। जिस देश में 18 से 35 वर्ष का युवा 62% मतदाता है, वहां बहुत ज्यादा आयु के लोग जो अक्षम है, जैसे पंजाब में है अमरिंदर सिंह जी हैं, 80 वर्ष की उम्र है, नहीं हटा पा रहे। मध्य प्रदेश में है कमलनाथ जी हैं, 75 वर्ष के हो रहे हैं, शारीरिक रूप से अक्षम है। तो क्या लोया जी, येदियुरप्पा जी का कोई और प्लानिंग है क्या उनके लेके, कि उनसे बात की हो, उनको समझा गया हो कि भाई हम आपको फलाने जगह आपका संगठन में आपकी आवश्यकता है वहां लेंगे, या फिर हम आपको राज्यपाल बनाएंगे? हालांकि उन्होंने आज ये भी कहा, जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो राज्यपाल नहीं बनेंगे। तो क्या फिर कोई और भूमिका उनके लिए निर्धारित की है पार्टी ने? देखिए, भूमिकाओं की क्या कमी है, उनका अनुभव भारतीय जनता पार्टी के लिए मार्गदर्शन बनेगा। कोई छोटा अनुभव नहीं है उनका, बहुत बड़ा अनुभव है। एक विधायक से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी थी, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। और हैं कितने लोग देश में जो 4 बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने हो, बहुत कम संख्या है, उंगलियों कम पड़ जाएंगी। परंतु ऐसे बड़े नेता हुए देश में, उनमें से एक येदियुरप्पा जी हैं। चलिए मैं दोबारा आता हूँ, 2 मेहमान और हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोया साहब, 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंजीनियर ब्रजेश पांडे साहब, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। ब्रजेश जी, स्वागत करूंगा आपका। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब हैं, सूर्यकांत जी का भी स्वागत करूंगा। ब्रजेश जी, सीधे मैं आपके पास में आता हूं। जिस तरह से मुद्दा आज वही है कि जिस तरह से लगातार जो कर्नाटक में या फिर जो उत्तराखंड में या फिर यूपी में भी चर्चा चलती रही, लेकिन बात दोनों तरफ से है। अगर बीजेपी में ये स्थिति है तो फिर कांग्रेस में भी पंजाब को लेकर जिस तरह से घमासान मचा, राजस्थान को हम बीच बीच में देखते ही रहते हैं। आखिर ये जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, क्या आखिर वजह क्या है? क्यों एक सॉलिड, एक परमानेंट चीज़ें नहीं हो पाती पार्टी, या पार्टी हाईकमान का जो कहीं ना कहीं जो दिशा निर्देश, क्योंकि बीजेपी के लिए कहा जाता है कि जो कुछ है वो पार्टी हाईकमान की तरफ से ही सारा तय कुछ हो जाता है, लेकिन कांग्रेस में क्या जो चीज़ें हो रही हैं उस पर पार्टी हाईकमान का कोई ये एक नियंत्रण या और चीज़ें जो है वो नहीं है, इस तरह की चीज़ें देखने मिल रही हैं? जी जी ब्रजेश जी, आवाज मिल रही है हमारी? मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए ना ब्रजेश जी, बोलिए, आवाज आ रही है। जी सिन्हा साहब, मैं यही कह रहा हूँ, अभी मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता मित्र को सुन रहा था, और इनकी बात न सिर्फ हास्यास्पद थी, बल्कि इनकी बात को जिसने भी सुना होगा उसे लगा होगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के इतने वरिष्ठ प्रवक्ता इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक शायर ने कहा है कि बड़े बेआबरू होकर के तेरे कूचे से हम निकले। अब आप मुझको एक बात बता दीजिए, जैसे ही इनके यहाँ आडवाणी जी, मोदी जी के सत्ता संभालने के बाद युद्ध की शुरुआत होती है, भारतीय जनता पार्टी पार्ट 2, मोदी जी अमित शाह जी की जोड़ी, सबसे पहले आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को, यशवंत सिन्हा जी को घर बिठा दिया गया। उसके बाद का दौर देखिए, अभी हाल में जब सफल होता है तो रविशंकर प्रसाद जैसे देश का टॉप 10 लीडरों में इसकी गिनती होती है। रविशंकर प्रसाद जी को, प्रकाश जावड़ेकर जी से लेके करीब 10 लोगों को घर बिठा दिया गया। हम समझते हैं पूर्ववर्ती पीढ़ी का जितना बड़ा अपमान अगर भारतीय जनता पार्टी करती है और कोई पार्टी नहीं करती। जहाँ तक रही सवाल हमारे पार्टी की बात, हमारे पार्टी में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, सिद्धू जी वहाँ के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत साहब अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। हमारी पार्टी में इस तरह का नहीं है। और जो ये स्पेस की बात करते हैं, स्पेस उस पर कुछ नहीं है। इनके पार्टी में ये लगता है किसी भी व्यक्ति को तीसरी चौथी बार मुख्यमंत्री अगर हम बना देंगे, कहीं न कहीं देश की नंबर 1 कुर्सी के लिए भी एक दावेदार बन जाएंगे। इसीलिए से बी एस येदियुरप्पा साहब को हटाया गया। येदियुरप्पा साहब जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं कर्नाटक के अंदर,
उस कम्युनिटी की वहाँ सबसे अधिक संख्या है लिंगायत समुदाय की। उसके बाद भी नहीं सोचा गया, उनको हटा दिया गया। और कर्नाटक तो छोड़िए, आप जिस तरह का आपने सीन देखा उत्तराखंड में, वहाँ पर तो 3 मुख्यमंत्रियों को वहाँ हटा दिया, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत का मामला रहा हो, चाहे अन्य मुख्यमंत्री का, चाहे पुष्कर सिंह धामी का रहा हो, और चाहे तीरथ सिंह रावत का। पुष्कर सिंह धामी को जब कमान सौंपी गई तब भी यही बात हुई थी। और अभी जिस तरह से उत्तराखंड की स्थिति है, उसमें सतपाल महाराज के 33 विधायकों ने भी जाके अमित शाह जी से मिल करके इस बात की आपत्ति जताई कि आपने कैसे मुख्यमंत्री बदल दिया बिना विधायकों को विश्वास में लिए हुए। तो ये जो गुटबाजी पराकाष्ठा अगर कहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आपको देखेगी भारतीय जनता पार्टी में। सीएम योगी आदित्यनाथ का किसी ने वाकया भूला नहीं है, किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य के साथ उनकी आपस में बगावत चलती थी, आपस में झगड़े चलते थे, और उसको लेकर के भी हाईकमान ने उनको सिर्फ अमित शाह जी ने योगी आदित्यनाथ जी को दिल्ली में 1.5 घंटा वेट कराया। तो ये सारी की सारी चीजें इस बात को व्यक्त करती है कि आज भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल। मैं ब्रजेश जी दोबारा आऊंगा, उससे आगे की भी बात आपसे करूंगा, सवाल करूंगा। सूर्यकांत जी हमारे साथ में है। सूर्यकांत जी, किस रूप में देखते हैं कर्नाटक में जो कुछ हुआ, इसके पहले जिस तरह से उत्तराखंड में देखने को मिला, पंजाब और राजस्थान का भी उदाहरण है, ये बदली हुई जो स्ट्रेटेजी है, जो सियासत और जो राजनीति, किस रूप में इसको आप देखते हैं? हालांकि बीजेपी की कैडर बेस्ड पार्टी है कहा जाता है, लेकिन फिर भी इस तरह की जो चीजें हैं किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से भाजपा द्वारा जिस कैडर का दावा किया जाता था, अब वो कैडर कम से कम छिन्न-भिन्न होता तो दिख रहा है। जिस तरह से भाजपा का कांग्रेसीकरण हुआ है, उसका असर भाजपा संगठन पर भी पड़ा है, भाजपा की सरकारों पर भी पड़ा है, और यह सत्य है, इसे स्वीकार भी करना चाहिए। एक्चुअल में जिस तरह से पिछले कुछ समय से उत्तराखंड से शुरू हुई, अब कर्नाटक में भी बदलाव की बयार बही है, तो मुझे लगता है कि एक आध 2 प्रदेशों में और इस तरह की बयार बहने की संभावना है। तो जब राज्य कमजोर होता है तो केंद्र मजबूत होता है, केंद्र मजबूत होता है तो राज्य कमजोर होता है। तो जब इस तरह की स्थितियां बदलती हैं तो उसका असर निश्चित रूप से प्रदेशों की राजनीति पर पड़ता है। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों जगह आप देख रहे होंगे वर्तमान समय में जिस तरह से कांग्रेस से पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, कांग्रेस में एक दूसरे के नेताओं के बीच में जो सरफटप्पल चल रही है, और लगभग वही स्थिति अब भाजपा में बनती दिख रही है। कर्नाटक में जिस तरह का आज पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, येदियुरप्पा जी ने जाके इस्तीफा दिया, इस्तीफा के बाद मीडिया से जो बात कही है उन्होंने भावुक होकर, उन्होंने कहा, इस तरह से कहा कि वो हमेशा अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरते रहे हैं। निश्चित रूप से उससे लगता है कि वो इसके लिए तैयार नहीं थे और दुखी मन से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। उन्होंने इसके लिए एक उदाहरण भी दिया है। उन्होंने कहा कि जब अटल जी की सरकार थी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उनसे कहा गया था कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़कर अटल जी की सरकार में मंत्री बन जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि उस समय मैंने साफ इनकार कर दिया था और मैंने कहा था कि मैं कर्नाटक में ही रहूंगा। अगर इन दोनों उनके बातों के अर्थ निकाले जाएं तो बहुत कुछ कह जाते हैं। तो कांग्रेस हो, भाजपा हो, इस समय दोनों ही दलों में जिस तरह से अंदरूनी कलह चल रही है प्रदेशों में, निश्चित रूप से यह बदलाव उसी का ही परिणाम है। चलिए, मैं दोबारा आपके पास में आता हूँ। ब्रजगोपाल जी, क्या जिस तरह से सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि ये कांग्रेसीकरण का ही नतीजा है कि इस तरह की चीजें जो अब बीजेपी में होने लगी हैं? नहीं, देखिए, कब भारतीय जनता पार्टी में कब परिवर्तन नहीं हुए, और ये केंद्र कमजोर और राज्य मजबूत और राज्य कमजोर तो केंद्र मजबूत, ये भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था में शामिल नहीं। आप याद करिए 2004 में जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का परिवर्तन हुआ था, तब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी। उसके बाद 2005 में पुनः परिवर्तन हुआ, तब भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में नहीं थी। तो सरकार हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं है। ये अन्य पार्टियों में है कि जब वे सरकारों में होती हैं तो मजबूत होता है नेतृत्व। सरकार, मैंने आपसे फिर कहा कि हम तो एक विचार और सिद्धांत को लेकर आगे चल रहे हैं। तो जब तक हमारा विचार और सिद्धांत और हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता ये समझता भी है, वो कोई भी हो, मैं कह रहा हूं, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो और चाहे वो येदियुरप्पा जी हो और चाहे उमा भारती जी हो, चाहे बाबूलाल गौर जी हो, उन्हें सबको ये मालूम है कि हम एक व्यवस्था का अंग हैं। आप याद करिएगा कि जो जैसा अन्य पार्टियों में होता है कि या तो वे पार्टियां व्यक्तियों की हैं
या परिवारों की हैं, तो वहां दूसरे का दखल नहीं चल पाता। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, तो हम एक विचार आधारित राजनीतिक दल हैं और जिसमें संगठन की भूमिका सत्ता से ज्यादा है। और जब संगठन मजबूत होता है तो पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित होता है, और जो सत्ता है वो हमारे लिए सेवा का माध्यम है, अपने विचार को पहुंचाने का माध्यम है, अंत्योदय का माध्यम है। सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं है, हमारे लिए सत्ता मात्र साधन है। हाँ, तो ये जो सत्ता का साधन है उसके माध्यम से हम अंत्योदय का जो साध्य है उस तक पहुंचना चाहते हैं। चलिए, आप कहते हैं उसके जरिए हम जोड़े रहते हैं। मैं चलिए ब्रजेश जी के पास में आ जाता हूं। ब्रजेश जी, एक सवाल यहाँ पर ये बनता है कि ठीक है, हमारे सामने बीजेपी को लेकर उत्तराखंड का उदाहरण है और कर्नाटक का ताज़ा उदाहरण है, यूपी में भी जो कुछ हुआ बीच में उथल पुथल देखने को मिली वो भी एक उदाहरण है। लेकिन अगर हम कांग्रेस और बीजेपी में दोनों में एक कंपैरिजन करें तो बीजेपी भले उन्होंने 3 बदल दिए वहाँ पर उत्तराखंड में, भले येदियुरप्पा को वहाँ पर उन्होंने बदल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक संगठन की तरफ से सारी चीज़ें वो मैनेज हो जाती हैं। लेकिन कांग्रेस में हमने देखा कि पंजाब में किस तरह से सारी चीज़ें सरेराह हो गई, जिस तरह से राजस्थान में बीच में जो गहलोत और पायलट का जो मामला होता है वो सरेराह हो जाता है, मध्य प्रदेश में कमोबेश तमाम सारी चीज़ें। तो क्या पार्टी हाईकमान समय रहते एक जो कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, जो एक कहीं ना कहीं ये पार्टी हाईकमान की एक धमक होना चाहिए, वो कमी आप देखते हैं कांग्रेस में? हरगिज नहीं रखना साहब जी। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में बड़ा बुनियादी अंतर है जी। एक पार्टी लीडर बेस्ड पार्टी है, एक पार्टी केडर बेस्ड पार्टी। दोनों पार्टियों के अपने सिद्धांत है, दोनों पार्टियों की अपनी अपनी नीतियां हैं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से अभी बहुत अच्छी बात सूर्यकांत जी ने कहा, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से दूसरी पार्टी का ग्रहण होना शुरू हुआ, उसके बाद आज इनके यहाँ गुटबाजी चरम पर हो चुकी है। इनके सामने जो लक्ष्य है वो 2022 कहने लग रहा है। 2022 में जहाँ 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करे, इस तरह आप इसलिए हम कैप्टन बदल करके देखें। राजनीतिक प्रयोगशाला होती है, राजनीतिक में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन एक उस स्थायी नेता को जिसने उस प्रदेश के अंदर आपकी सरकार बना के दिया हो, आपका अच्छा नेतृत्व दिया हो, उस पार्टी के नेता को, उस पार्टी की मुखिया को रातों रात बदलना सिर्फ इसलिए कि वो हमारे यहाँ जो हमारे दो का सिद्धांत चल रहा है इनके यहाँ कि सिर्फ मोदी जी, अमित शाह जी, अडानी जी और आपके अडानी जी, इन दोनों के बीच की जो बातें चल रही है, तो हम समझते हैं इन दोनों के अंतर द्वंद में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात ये होती है सुना साहब कि पिस्ता वो है जो पूरे प्रदेश की कमान लेकर के, जिसके बलबूते जनता विश्वास करके सरकार बना के देती है, फिर अचानक से आप वहाँ के नेतृत्व बदल देते हैं। इससे इनको कहीं फायदा होने वाला नहीं है। चाहे 2022 का 5 राज्यों का विधानसभा का चुनाव हो, चाहे आने वाले समय 23-24 का लोकसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रेटजी उन्हीं के मुंह पे औजे मुंह मिलेगी, ऐसा मेरा आंकलन। चलिए, सूर्यकांत जी हमारे साथ में हैं और सूर्यकांत जी आवाज मिल रही है हमारी? जी सूर्यकांत जी, वही जो मैंने बात की ब्रजेश जी से कि बीजेपी और कांग्रेस में जिस तरह से ये अंतर समझ में आता है कि बीजेपी में इस तरह की चीज़ें होती तो कहीं ना कहीं मैनेज हो जाती हैं, लेकिन कांग्रेस में इस तरह की स्थितियां नहीं बनती दिखती। तो एक कम्युनिकेशन का, क्योंकि इस पर सवाल भी खड़े होते रहे जब मध्य प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ या अन्य जगह का हुआ, उसमें कहा कि जो कम्युनिकेशन होना चाहिए केंद्र या पार्टी हाईकमान के बीच में या राज्यों का जो नेतृत्व के बीच में, कहीं ये गैप दिखता है। हालांकि ब्रजेश जी कह रहे हैं कि वो कैडर बेस है, हमारी लीडरशिप है हमारे यहाँ जिस तरह से। देखिए, भाजपा में संवाद के लिए पूरी व्यवस्था बनी हुई है और उस व्यवस्था का कांग्रेस में निश्चित रूप से अभाव है। आप देख लीजिए, भाजपा का प्रदेश का कोई भी बड़ा नेता जब चाहे तब पार्टी संगठन के प्रमुख से मिल सकता है। पार्टी की संगठन का जो सेकंड लाइन में होता है, जैसे संगठन महामंत्री का नाम दिया जाता है, उससे मुलाकात कर सकता है और प्रदेश प्रभारी से तो संवाद वो जब चाहे तब कर सकता है, टेलीफोनिक भी कर सकता है और जाकर मिल भी सकता है। और प्रदेश प्रभारी समय समय पर प्रवास भी करते हैं अपने अपने प्रदेशों में। तो निश्चित रूप से संवाद की जो व्यवस्था भाजपा में है वो कांग्रेस में तो नहीं है। और जब संवादहीनता होगी किसी भी दल में या किसी परिवार में या किसी संगठन में, तो निश्चित रूप से इस तरह की चीजें सामने आएंगी। आप देखिए, अमरिंदर सिंह दिल्ली जाते हैं, उनकी भेंट पार्टी प्रमुख से नहीं होती है, पार्टी हाईकमान से उनकी भेंट नहीं होती है, लेकिन
वही नवजोत सिंह सिद्धू जाते हैं तो उनकी भेंट हो जाती है। जबकि एक प्रदेश के वो मुखिया है और निश्चित रूप से अमरिंदर सिंह को यह श्रेय जाता है कि उन्होंने पंजाब जैसे प्रांत में उस समय कांग्रेस की बातचीत कराई है, जब प्रदेश के गिने चुने प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस पूरी की पूरी तरह ढलान पर चल रही। तो निश्चित रूप से संवादहीनता ही इसका। चलिए, काफी अहम बात सूर्यकांत जी कह रहे हैं। दोनों ही बड़े दल है, कांग्रेस भी लंबे समय से इस देश में राजनीति में है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी में भी ऐसा नहीं है कि अंतर्द्वंद नहीं है, बीजेपी में ऐसा नहीं है कि तमाम सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन एक संवाद जिस तरह से होता है कहीं ना कहीं कैडर का फ़ायदा उसमें और कहीं ना कहीं चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। कांग्रेस को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक मिसकम्युनिकेशन होता है उससे जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बिगड़ती हैं, हमने कई राज्यों में इसको लेकर देखा है। लेकिन दोनों दलों में जो स्थिति है लगभग बराबर की अब दिख रही है। ये अलग बात है कि कौन पार्टी कितनी बेहतर तरीके से इसको मैनेज कर लेती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए ब्रजगोपाल लोहिया जी आपका, सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब आपका और ब्रजेश पांडे साहब आपका, तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से चाहे कर्नाटक का मामला हो या फिर उत्तराखंड का हो, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से घटनाक्रम चला, पंजाब, राजस्थान, और यही कारण हम कह रहे हैं कि राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन के जो सियासी इफेक्ट हैं, किस तरह की चीज़ें बदल जाती हैं या फिर पार्टी किस तरह से उनको मैनेज कर लेती है, और क्या फिर ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जब जो गुटबाजी है या जो अंतर्द्वंद है वो कभी ना कहीं दबा रहने के बाद जब फिर सामने आती हैं तो तमाम सारी चीज़ें स्थितियाँ परिस्थिति बनती हैं। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में जिस तरह से अगर हम अंतर की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरह से कैडर बेस पार्टी है, तमाम सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अंतर्द्वंद होने के बाद ही काफ़ी मैनेज उसको कर लिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी सवाल, बदली हुई राजनीति है, बदली हुई सियासत है, और ये तमाम सारी चीज़ें तो देश की राजनीति और सियासत में देखने को मिल रही हैं। हमारी चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों को सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।